इस वीडियो के जरिए मुझे देख रहे हर एक व्यूवर को मेरा नमस्कार. माय वार्म ग्रीटिंग्स टू एवरीबॉडी. माई सेल्फ सिद्धांत प्रकाश and I secured All India Rank 1 in CUET PG Political Science 2025 with a score of 265 out of 300. I hail from Patna, Bihar, and I completed my graduation from ARSD College, University of Delhi. Currently, I am a student of JNU at the School of International Studies, SIS, and my program of study is MA in Politics with specialization in International Relation, that is PISM. Currently, we know that the exams of CUET PG is to be held in March और तैयारी के लिए लगभग 1-1.5 महीना बच गया है. This becomes even more relevant because this was precisely the time I started my preparation. और I think that इस वीडियो से कुछ unconventional insights आपको मिल सकते हैं which will definitely help to boost your prep. तो उसके पहले मैं कुछ अपनी तैयारी का बैकग्राउंड आपको दे दूँ. During my preparation, during my graduation, I was completely clear that I do not want to pursue postgraduate studies. आई न्यू दैट मुझे आगे की पढ़ाई नहीं करनी, पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं जाना, मेरा ऐसा कोई मन था नहीं. बट जब फॉर्म के लास्ट 2 days बचे हुए थे तो आई रिकन्सिडर्ड माई डिसीजन एंड आई डिसाइडेड टू गो फॉर CUET PG 2025. और ये पलटी मारकर डिसीजन बदलना मेरे लाइफ का बेस्ट डिसीजन साबित हुआ बिकॉज आई क्लियर्ड इट. आई गॉट इन टू माई ड्रीम यूनिवर्सिटी एंड आई ऑल्सो सिक्योर्ड द टॉप रैंक इन दिस एग्जाम. सो आई थिंक दैट दिस प्रिपरेशन इस कम वक्त में भी बहुत आसानी से किया जा सकता है. इट इज़ वेरी मच डूएबल बिकॉज मेरे पास बेयरली 1 से 1.5 महीना ही था तैयारी करने के लिए. तो पहली बात मैं आपको बता दूं एट द वेरी आउटसेट दैट इट इज़ वेरी मच डूएबल. डू नॉट लेट योर सेल्फ डाउट किल योर प्रिपरेशन. अभी भी आप कर सकते हैं. आपने अगर तैयारी कर ली है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर इस वक्त में भी आप तैयारी रिसेंटली ही स्टार्ट कर चुके हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है. अभी से भी लेके यू कैन डू इट, यू कैन ब्रश योर प्रिपरेशन, यू कैन पॉलिश इट एंड यू कैन क्लियर दिस एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स. देखिए, अब हमें करना है इस कम वक्त में ही इस एग्जाम को क्रैक. बचे हैं अभी से 1 या 1.5 महीने. तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस जो लिमिटेड टाइम है उसका प्रॉपर यूज़ करें. हम पूरी तरह से इसका एब्सोल्यूट बेस्ट यूज़ हम निकालें और फिर एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के उसको एग्जीक्यूट करें. और फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा आई एम श्योर कि वो हमारे फेवर में ही होगा. दूसरी बात, क्या पेड कोर्सेज इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए ज़रूरी है? वो पेड कोचिंग हो सकती है, पेड टेस्ट सीरीज हो सकता है, या किसी भी तरह का पेड इनिशिएटिव क्या आपको खरीदने की ज़रूरत है? पर्सनली मैंने ऐसा कोई भी पेड इनिशिएटिव नहीं लिया था बिकॉज मेरे पास टाइम बहुत ही कम था. सो आई न्यू कि आई वुड नॉट बी एबल टू टेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. सो मैंने लिया नहीं था. बट इट इज़ सब्जेक्टिव. अगर आपको ज़रूरत लगती है यू कैन गो फॉर इट. मैंने ऐसा नहीं लिया था. तो आई जस्ट वांट टू कन्वे कि उसके बिना भी इट इज़ वेरी मच डूएबल. आप ये कर सकते हैं. पेड कोचिंग के बिना भी ऐसा किया जा सकता है. नाउ कमिंग टू द पार्ट विच इज़ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जब किसी भी एग्ज़ाम की बात होती है, तो रिसोर्सेज. हर एस्पिरेंट को चाहिए कि वो बेस्ट रिसोर्सेज को ही लेके तैयारी शुरू करें. उसको वी टेंड टू बी परफेक्शनिस्ट इन अ वे कि हमें पहले से ही परफेक्ट रिसोर्सेज खोज लेने हैं और उसके बाद तैयारी शुरू करनी है. तो मेरे पास टाइम बहुत वक्त था. तो टू बी ऑनेस्ट मैंने किसी भी मार्केट में जो भी टॉपर्स वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा या मार्केट में जो बुक्स हैं, मेरे पास वक्त नहीं था उन्हें पढ़ने का. आई न्यू दैट इट वुड हैव बीन अ रेसिपी फॉर डिजास्टर. तो मैंने मार्केट में 2 पॉपुलर गाइड्स हैं, पॉल साइंस हेल्प और एड्यूसीकर, उनको अपना बेस बनाया तैयारी का और उनसे अपना एक अच्छा फाउंडेशन बना के उनको कई बार रिवाइज़ किया. उनको कई बार रिवाइज करने के बाद मेरा जब एक अच्छा फाउंडेशन बन गया तो मैं समझ गया कि इस तैयारी को मैं अब अच्छे से टैकल कर सकता हूँ. आगे की एग्जाम्स को मैं अच्छे से बहुत हैंडल कर सकता हूँ. तो माय रिकमेंडेशन वुड बी कि अगर आपने कोई किताब पढ़ ली है तो आप कोई दिक्कत नहीं है. आप किताबों का कोई हानि नहीं होगी आपको एज सच. लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ी है तो घबराइए मत. मैंने जो रिसोर्स यूज़ किए, टू मी इट वाज सफिशिएंट. हाँ, इसके अलावा IGP जो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है, उसमें लक्ष्मीकांत के कुछ टॉपिक्स मैंने रेलेवेंट चैप्टर्स यूज़ किए थे, पढ़े थे. पर मेरे पास वक्त कम था तो आई कुड नॉट रिवाइज इट. तो फिर अल्टीमेटली इट वाज टू नो अवेल. बट ये मेरा आपसे सजेशन रहेगा कि अगर आपने कोई किसी और रिसोर्स से तैयारी की है, डू नॉट स्विच योर रिसोर्स एट दिस मोमेंट. आपने जिस भी रिसोर्स से तैयारी की है वो अच्छा है, वेल एंड गुड है. एवरी रिसोर्स इज गुड. Considering the demand of this exam, you do not need to go for any extraordinary resource or you do not need to go for many resources. Formula एक ही है, minimum resource, maximum revision and loads of practice. तो आप resource ना बदलें सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं कह रहा हूँ. आप ध्यान दें इस बात पे कि अगर आपने तैयारी रिसेंटली शुरू की है तो आप मेरे वाले रिसोर्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. इसके अलावा यू जस्ट कीप गोइंग विथ योर ओन रिसोर्स. इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना ज़रूरी है कि द मैजिक इज़ नॉट इन एनी रिसोर्स
अगर एग्जाम में जादू होगा तो वो आपके स्ट्रेटजी से और आपके एग्जीक्यूशन से और स्ट्रेटजी के इम्प्लीमेंटेशन से ही होगा। द नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू एम्फसाइज इज द अप्रोच। एग्जाम के रिसोर्सेज हमारे डिसाइड हो चुके हैं, एग्जाम देना है हमें और अब बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करना है, ये वी आर डिटर्मिन्ड अबाउट इट, बट द अप्रोच इज व्हाट विल मेक ऑल द डिफरेंस। सेम रिसोर्सेज से तैयारी करने के बाद भी ऐसा होता है, somebody clears, somebody does not. Where is the difference? The difference is in the approach and the execution of your strategy. So I use the approach and I will share it with you, and I think that this approach would work for everybody and anybody. मैंने पहली बात तो सिलेबस को बहुत अच्छे से एनालाइज किया, आप भी वही करें, सिलेबस को बहुत अच्छे से आप एनालाइज कर लें, लिख लें कहीं पर एक एक टॉपिक्स को। द सिलेबस इज नॉट वेरी वास्ट, आप सिलेबस को अच्छे से देख लें, फिर PYQs को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लें। इस प्रिपरेशन में एवरी डे यू हैव टू विजिट द PYQs टॉपिक वाइज। हर एक दिन आपको PYQs को देखना है और PYQs को देख के उस टॉपिक पर जाना है। बिफोर स्टार्टिंग एनी टॉपिक, रेफर टू द PYQs, देन गो टू द टॉपिक, स्टडी द टॉपिक वेरी थरली, वेरी नाइसली, लिमिटेड रिसोर्सेज विथ रिविजन, एंड देन आप PYQs पे वापस जाइए और उसके बाद आप देखिए कि आपसे कितना बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है। इसके बाद यू कैन गो टू द वेरियस MCQs ऑफ दैट टॉपिक। सो ये जो मैंने ऑर्डर बताया ना, फर्स्ट द PYQs, देन द रिसोर्सेज विच यू हैव टू स्टडी रिगार्डिंग दैट टॉपिक, एंड देन गो बैक टू द PYQs, और फिर आप वेरियस MCQs, वेरियस जहाँ भी आपको जहाँ जैसे भी मिल जाए MCQs आप प्रैक्टिस करिए। ये स्ट्रैटेजी रहेगी अगर, तो मेरे ख्याल से हर एक टॉपिक बहुत ही मल्टी डायमेंशनल वे में कवर हो जाएगा। So the strategy we need to use, the approach we need to adopt is that we have to tackle every topic in a multi-dimensional way. हर टॉपिक के लिए अप्लाई करेगा तो ज़रूरत नहीं कि मैं एक यूनिट का नाम लेकर आपको बताऊं, मैंने हर यूनिट के लिए यही यूज़ किया। इसके अलावा कुछ यूनिट्स हैं जिनकी कुछ अपनी डिमांड होती है, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में करंट अफेयर्स का कुछ इंपॉर्टेंस होता है और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लेटेस्ट फिगर्स, लेटेस्ट चेयरमैन, इनकी डेटा की ज़रूरत होती है, वो आप गूगल का यूज़ करें। यूट्यूब पे जाएं, आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो रही है तो बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप देखें, किसी भी वीडियो को देख लें और फिर उसको आप अपना बेस बना लें तैयारी का। सी द डिमांड ऑफ द एग्जाम इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कंबाइंड विद फैक्चुअल फोकस। आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, फैक्ट्स पे फोकस करना है। 75 में से 50 सवाल, 50 out of 75 questions are easily solvable through facts only. उसके अलावा कॉन्सेप्ट्स और आपकी अंडरस्टैंडिंग का खेल है। तो ये अप्रोच अगर आप अपनाएंगे, आई थिंक सो इट वुड वर्क वेरी वेल। एस्पिरेंट्स का एक रेकरिंग डाउट होता है कि प्रैक्टिस कहाँ से करें, प्रैक्टिस का सोर्स क्या होना चाहिए, कोई एक जगह मिल जाए जहाँ से सारी प्रैक्टिस हो जाए। See, my view on this is, when it comes to practicing, the sky is the limit for you. आपको खुद को लिमिट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया, मेरे पास वक्त बहुत कम था, मेरे पास आई हैड ऑल ऑफ इट टू ग्रैब, तो मैंने जितनी प्रैक्टिस हो सकती थी उतनी की। उस कम वक्त में भी मैंने जल्दी से सिलेबस कंप्लीट किया और प्रैक्टिस किया। तो आफ्टर यू कंप्लीट अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ ए सिलेबस, यू शुड गो फॉर मॉक्स। आप स्ट्रक्चर्ड मॉक्स लगाइए, फुल लेंथ मॉक्स लगाइए, आप हाफ सिलेबस का मॉक्स लगाइए, टॉपिक वाइज मॉक्स लगाइए, आप स्कैटर्ड MCQs कीजिए, PYQs तो आपको रोज़ ही देखने हैं। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि प्रैक्टिस में बिल्कुल भी कमी नहीं आनी चाहिए। प्रैक्टिस ही है जो इस एग्ज़ाम में सारी डिफरेंस को तय करेगा आपके परफॉर्मेंस पे, क्योंकि तैयारी देखिए हम सब कर रहे हैं, तैयारी अच्छे से सब कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट सबको सब पता है, बट प्रैक्टिस में अगर हमें ऐसा लगेगा कि ओनली स्टडिंग इज एनफ एंड प्रैक्टिसिंग इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, देन वी वुड बी बैकिंग अप। देखिए, रिसोर्स सारे सेम यूज़ कर रहे हैं, सारे लोग अच्छे रिसोर्स यूज़ करते हैं, सारे पढ़ाई अच्छे से करते हैं, सबके कॉन्सेप्ट्स लगभग क्लियर होते हैं, सबके फैक्ट्स पर पकड़ होती है। वेयर इज़ द डिफरेंस? द डिफरेंस इज इन द प्रैक्टिस। अगर आपको प्रैक्टिस अच्छे से करने का मौका है, अभी टाइम बहुत है, यू कैन डू इट, यू शुड डू इट। प्रैक्टिस आप करते रहिए, रोज़ बहुत सारे MCQs लगाइए, हर तरह के MCQs लगाइए, टफ भी लगाइए, ईजी भी लगाइए, जहाँ से आपको जो मिल जाए प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस का कोई एक सोर्स मत पकड़िए। अक्सर मैंने देखा है एस्पिरेंट्स टेंड टू स्टिक टू वन सोर्स फॉर प्रैक्टिसिंग, किसी एक जगह से मॉक ले लिया या कुछ कर लिया, वैसा ना करें आप। जहाँ भी आपको मिले, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप प्रैक्टिस कर लें। इसके अलावा एक जो बहुत रेकरिंग कॉमन डाउट है एस्पिरेंट्स का, वो ये है कि NTA आस्क क्वेश्चन अबाउट टॉपिक्स विच आर नॉट मेंशन इन द सिलेबस। सी, ये टॉपिक्स एक्सप्लिसिटली तो सिलेबस में मेंशन नहीं होते, सिलेबस में लिखा नहीं होता कि ये पूछे गए, बट इम्प्लिसिटली सिलेबस में मेंशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अकॉर्डिंग टू मी इन टॉपिक्स को आप बिल्कुल भी डेप्थ में तैयार ना करें। इनको आप किसी भी यूट्यूब के वन शॉट वीडियो से तैयार कर लें। बेसिक फैक्ट्स इनके याद होने चाहिए, थिंकर याद होना चाहिए, इसके कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, इनके बेसिक जो बातें हैं वो याद कर लें आप। उसके अलावा डो नॉट थिंक कि इससे आपको NTA कोई भी टफ सवाल पूछेगा, ज़्यादा सवाल पूछेगा। ये टॉपिक्स कनेक्टेड हैं सिलेबस के किसी टॉपिक से, इसलिए पूछे जाते हैं, यहाँ से टफ सवाल नहीं आते। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, नोट मेकिंग का जो सवाल है, ये एस्पिरेंट्स बार बार पूछते हैं कि नोट मेकिंग का इस एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंस है। सी, जैसा मैंने बताया,
मेरे पास वक्त नहीं था, सो आई कुड नॉट मेक इलेबोरेट नोट्स ऑन दिस एंड इट वर्कड फॉर मी। आई वुड सजेस्ट कि इस एग्ज़ाम के लिए इलेबोरेट नोट्स की ज़रूरत है भी नहीं। आपको नोट्स बनाने हैं, आप बुलेट पॉइंट्स बनाइए, आप बेसिक पॉइंट जो भी फैक्ट हैं उनको आप लिखिए, जो भी फैक्ट आपको याद नहीं होता है वो आप एक जगह पर लिखिए, जो भी फैक्ट आपको आउट ऑफ द बॉक्स लगे, प्रैक्टिस के वक्त तो आपको फैक्ट मिल जाए जो टफ लगे आपको, उसको आप एक जगह लिखिए और उसको आप बार बार रिवाइज कीजिए। यही आपके नोट्स होंगे इस एग्ज़ाम के लिए। आपको डेप्थ में नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पहले बना लिया है और कॉन्सेप्ट्स क्लियर उससे हो गए हैं तो यू कैन रिवाइज इट, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज़। लेकिन आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत मेरे ख्याल से इस एग्ज़ाम के लिए नहीं है। नाउ प्रिपरेशन से रिलेटेड जो कॉमन डाउट्स होते हैं उसको मैंने कवर किया। सिलेबस कैसे टैकल करना है, हर यूनिट को कैसे अप्रोच से आपको टैकल करना है, नोट मेकिंग को लेकर मैंने कवर किया, रिसोर्सेज की बात की और प्रैक्टिस की बात की। इन बातों के अलावा भी कुछ बातें हैं जो end up determining your fate in this exam, which can have a huge bearing on your performance in this exam. उन बातों को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। मैं उन बातों पे थोड़ा सा बात करना चाहूँगा आपसे। पहली बात, एनटीए को ना ये पता है ना ही इस बात में कोई इंटरेस्ट है कि आपने तैयारी 1 महीने में की, 1 साल में की या उससे ज़्यादा वक्त लगा के की। All they want to assess you over is your preparation and how you give your performance in those 90 minutes. उस 90 मिनट में आप क्या करते हैं, ये एनटीए के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी भी तरह के सेल्फ डाउट को अपने ऊपर हावी ना होने दें, किसी भी सेल्फ डिफीटिस्ट माइंडसेट को आप अपने ऊपर हावी ना होने दें कि मेरा हो पाएगा या नहीं, वक्त कम है, अब तो आने ही वाला है एग्ज़ाम, अब मैं क्या करूं, विल आई बी एबल टू डू इट और नॉट। सी ऑनेस्टली मैं भी जब तैयारी कर रहा था, लेट तैयारी शुरू की थी बहुत, तो मेरे मन में भी ये डाउट्स आते थे कि हो पाएगा कि नहीं, बट इट इज़ अप टू यू कि हाउ यू हैंडल ऑल दिस डाउट्स एंड यू डू नॉट लेट दिस टेक ओवर योर स्पिरिट्स। ध्यान रखिएगा इस बात का। दूसरी बात जो इससे ही कनेक्टेड है, जो मैंने आपसे पहली बात कही, we often tend to succumb to the pressure of this exam or any exam for that matter, and then we tend to leave all the positive habits we had during our preparation. इससे ये होता है कि हमारे मेंटल हेल्थ का जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था वो चला जाता है हमारे हाथ से, और होता ये है कि then we prepare solely on the exam और स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है और अल्टीमेटली we end up performing not so good in the exam. तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि आपकी अगर कोई भी आदत है, वो अच्छी आदत हो, कोई भी हो, किसी को गाना सुनना पसंद हो, किसी को थोड़ा सा वॉक करना पसंद हो। जैसे पर्सनली मुझे वर्कआउट मैं रेगुलरली करता था, तो मैं एग्ज़ाम के 2 दिन पहले तक भी मैंने वर्कआउट किया है। इससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला अलर्ट रहने में, एग्ज़ाम के वक्त पूरा फोकस देने में, और मेरी बॉडी और माइंड बिल्कुल हारमोनी में थे। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम का प्रेशर आपको बिल्कुल ऐसा कर दे कि यू लीव एवरीथिंग एंड यू फोकस ओनली ऑन दिस एग्ज़ाम। थोड़ा वक्त आप अपनी अच्छी हॉबीज़ को, हाँ, कोई ये ना बोले कि मेरी हॉबी सोना है तो मैं अब 16 घंटे सोऊंगा या सोऊंगी, ऐसा नहीं करने की ज़रूरत है। आप अच्छी हॉबीज़ को बनाए रखें, ये इस एग्ज़ाम में आपको सपोर्ट ही करेंगे, बहुत सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा कोई भी ऐसी प्रैक्टिस हो सकती है आपकी जो आपको फ़ायदा करे, उसको ज़रूर बनाए रखें आप। अनदर थिंग विच एस्पिरेंट्स नीड टू कीप इन माइंड, एनटीए कई मामलों में अनएक्सपेक्टेड है। एनटीए हर बार ऐसे कुछ सवाल पूछता है जो कि एक्सपेक्टेड नहीं होते, जो आउट ऑफ बॉक्स होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होते हैं कि आपके पेशेंस को, आपके कामनेस को, आपके नर्व्स को चेक करें। वो आपको घबरान देने के लिए ही होते हैं, तो आप घबरा ना जाएं उससे। अक्सर ऐसा देखा गया है कि ये सवाल शुरू में ही आ जाते हैं, शुरू में आ गए तो एस्पिरेंट्स देख के घबरा जाते हैं और फिर बाकी का पेपर नर्व्स बिगड़ने के चलते उनकी खराब निकल जाती है। ऐसा ना होने दें। इस 90 मिनट में आपको पूरे फोकस के साथ पेपर को अटेम्प्ट करना है। प्लीज़ रिमेंबर, जैसा मैंने पहले भी बोला, कि आप हर वो प्रैक्टिस बनाए रखें अपने लाइफ में, थोड़ा समय दें उसको जिससे आपका अलर्टनेस बरकरार रहे, ताकि आप इन क्वेश्चंस को देख के घबरा ना जाएं। उस 90 मिनट में आपको कुछ भी फंबल नहीं करना है, इसलिए क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी होने के बावजूद भी यू कैन एंड अप परफॉर्मिंग नॉट सो वेल इन दिस एग्जाम इफ़ यू टेंड टू गेट इंटिमिडेटेड बाय सच क्वेश्चंस, जो कि एनटी हर बार कुछ ना कुछ पूछेगा ही। तो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस की तैयारी अलग से तो होगी नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहें। जो भी आपको क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स लगे उसको आप नोट डाउन करके याद कर लें। इसके अलावा ज़्यादा उस पर स्ट्रेस करने की ज़रूरत है नहीं। एनटीए जो भी सवाल पूछेगा, टैकल इट, डोंट वरी, आप उसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। और अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आता है कि कोई सवाल, ऐसे 2-4 सवाल हो सकते हैं जो बिल्कुल ही ना आ रहे हों, आपको ज़ीरो आइडिया उसके बारे में, तो वहाँ पे आप वाइल्ड गेस लेने से बचें। 100% वाइल्ड गेस लेना इज़ नॉट वेरी रिकमेंडेबल अगर आपके एक आधी सवाल वैसे है तो। कमिंग टू द पार्ट जहाँ पे सवाल कितने अटेम्प्ट करने होते हैं, तो 75 क्वेश्चंस होते हैं एज वी नो। मैंने 75 के 75 अटेम्प्ट किए थे। आई वुड रिकमेंड कि यू शुड ऑल्सो बी एमिंग टू अटेम्प्ट ऑल ऑफ द क्वेश्चंस, लेकिन इट वुड डिपेंड ऑन योर पर्सनल सर्कमस्टांसेस ड्यूरिंग द एग्जाम। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पहली बात तो मैं आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप बिल्कुल ब्लाइंड वहाँ पे तुक्का लगा कर आएँ, वो नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, वो करना भी खतरनाक हो सकता है। लेकिन अगर कुछ सवाल ऐसे हैं, 2, 4, 5 सवाल ऐसे हैं जहाँ पे आपको डाउट है कि यहाँ पे इफ़ आई
अप्लाई सम लॉजिक, तो आई कैन एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शंस, वहाँ पे ऐसा करें। और प्रोबेबिलिटी के भी साइंस के हिसाब से यू कैन सी कि अगर आप 5-6 सवाल में भी अगर थोड़ा सा प्ले करते हैं तो एक आध सवाल सही हो जाएगा तो आपको 8 मार्क्स तो मिल जाएंगे, बाकी के आपके 2-3 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली यू आर इन अ प्रॉफिट ऑफ 5 मार्क्स। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। एक बात कंक्लूड करने से पहले मैं एस्पिरेंट्स को अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ, सी एनी यूनिवर्सिटी विच यू आर ड्रीमिंग ऑफ, बी इट JNU, बी इट DU या फिर कोई भी और यूनिवर्सिटी, प्लीज़ रिमेंबर दैट इट इज़ नॉट द सोल डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ योर करियर। आप अच्छी यूनिवर्सिटी की तैयारी कीजिए, अच्छे से आप जम के तैयारी कीजिए, जैसे मैंने बताया आप उन बातों को ध्यान में रख के तैयारी कीजिए, ज़रूर आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। लेकिन इफ़ यू पुट टू मच स्ट्रेस ऑन इट, देन अक्सर यही होता है कि प्रिपरेशन का स्ट्रेस और रिजल्ट का स्ट्रेस ही हमें हमारी परफॉर्मेंस को ख़राब करने पे मजबूर कर देता है। तो प्लीज़ रिमेंबर कि कोई भी यूनिवर्सिटी इज़ नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। आप तैयारी जम कर करिए। ऑब्वियसली मुझे जो यूनिवर्सिटी चाहिए थी मुझे मिल गई विद द टॉप रैंक एज द बोनस, तो आई एम स्पीकिंग फ्रॉम अ वेंटेज पॉइंट। यहाँ से वो बात बोलना मेरे लिए आसान है और रेलेवेंट भी है कि मैं आपको ये कन्वे करूँ कि ये ज़्यादा स्ट्रेस ना लें इस बात का। ऐसा ना हो कि ये तैयारी आपके हेल्थ को बिल्कुल परेशान कर दे और आपको मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ आपकी ख़राब हो जाए, ऐसा ना होने दें, क्योंकि अल्टीमेटली आपके परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा एंड इट वुड एंड अप टेकिंग यू अवे फ्रॉम योर गोल। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखें तैयारी के वक्त, और इन कुछ बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। एक मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ इस वीडियो के ख़त्म होने के पहले। मेरी जैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन की जर्नी बताई, मैंने 1-1.5 महीने में तैयारी करी थी, उसके बाद आई एंडेड अप विद दिस रैंक एंड इन दिस यूनिवर्सिटी। सो प्लीज़ जो एस्पिरेंट्स बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं बाद के अटैम्प्ट्स के लिए, प्लीज़ डू नॉट थिंक दैट यू शुड ऑल्सो बी अटेम्प्टिंग टू डू दिस। ऐसा ना करें। अगर आपके पास ज़्यादा वक्त है, प्लीज़ टेक योर टाइम, प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। ज़्यादा वक्त में तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा ही होंगे। तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है कि आप भी लास्ट मोमेंट का इंतज़ार करें। मेरा डिसीजन ही लास्ट में हुआ था एग्ज़ाम देने का, तो मैंने दिया और हो गया, तो इट डज़ नॉट मैटर कि आप भी वैसा करें। और बहुत ऐसे लोग हैं जो JNU में हैं एंड दे क्लियर द कट ऑफ JNU का प्रिपेयरिंग इन द लास्ट मंथ्स। सो यू शुड ऑलवेज बी एमिंग कि यू टेक योर टाइम, आप पहले से प्रिपेयर करें। बाद में भी कर रहे हैं, यू कैन डू इट। दिस इज़ माई मैसेज। मेरी जो प्रिपरेशन जर्नी है उससे मैं यही कन्वे करना चाहता हूँ, यू कैन डू इट, स्टिल यू कैन डू इट, बट यू शुड नॉट बी एमिंग टू डू इट। तो क्या ऐसा हो सकता है कि 1-1.5 महीने में एग्जाम क्रैक हो जाए टॉप स्कोर के साथ टॉप यूनिवर्सिटीज़ के लिए? तो बिल्कुल हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। और कि इस बात के सबूत क्या है, तो सबूत यहाँ है। क्या आपको ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको टाइम लेकर तैयारी करनी चाहिए, अपने वक्त लें और ऐसा स्टंट करने की कोशिश ना करें। आई वुड एडवाइज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट परफॉर्मिंग सच अ रिस्की स्टंट। कंक्लूडिंग रिमार्क्स में सभी एस्पिरेंट्स को मैं यही बोलना चाहूँगा कि प्रिपेयर वेरी डिलिजेंटली फॉर दिस एग्जाम with all the things which I have said. Keep it in mind and prepare accordingly. Don't stress much over this exam. Treat it like any other entrance exam जो कि आपको क्लियर करके एक यूनिवर्सिटी में जाना है। और प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन। अपने हेल्थ का ख्याल रखें, इन बातों को ध्यान में रखें एंड यू प्रिपेयर, एंड आई एम श्योर दैट यू आर बाउंड टू सक्सीड इन ऑल योर परसूट्स। Thank you so much for watching this video, and thank you Delhi Knowledge team for connecting me to all the aspirants. थैंक यू सो मच और आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट।